नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्राणपति एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो यह वीडियो होगा यह यूनिट फर्स्ट का होगा, जिसमें दिया गया है शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें हम शिक्षण एवं उनके अवधारणाएं को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? शिक्षा और शिक्षण। दोस्तों, हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है हमारी पठन पाठन बोरिंग ना हो पाए और हम लोग अच्छे से समझ भी लें। ठीक है, तो इसमें हम लोग केवल शिक्षा और शिक्षण को देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षण का जो मूल अर्थ है वह है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वह शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, शिक्षा जो प्रदान करते हैं उनको शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। शिक्षा जो प्रदान करते हैं उनको क्या कहता है? शिक्षक, अध्यापक या अध्येता। देखिए, शिक्षा को जो है अर्थ जो है दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। शिक्षा का अर्थ दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। वह है, एक है व्यापक और दूसरा है संकुचित। देखिए, व्यापक क्या होता है? शिक्षा की व्यापकता क्या होती है? तो इसमें यह होता है कि यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। इसका कोई संकुचित क्षेत्र नहीं होता है, किसी परिधि में शिक्षा को नहीं बांध सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वह सारा संसार होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसमें सभी व्यक्ति, इसमें कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं होता है, इसीलिए सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, सारे के सारे लोग क्या है? विद्यार्थी हैं। और हम जो है वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते हैं। जबकि वहीं पर हम संकुचित अर्थ में देखते हैं, तो दोस्तों संकुचित अर्थ में क्या होता है कि शिक्षण जो है वह केवल शिक्षा संस्थानों में ही दी जा सकती है। ठीक है, और इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो विशिष्ट विषयों में ज्ञान की प्राप्ति करना, और इसका मूल्यांकन भी होता है तथा मानक उपाधियां भी प्रदान की जाती है। शिक्षा कहीं ना कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने व्यापक अर्थ में देखा, जहां पर इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, और यहाँ पर संकुचित अर्थ में देखते हैं तो क्या करता है? कहीं ना कहीं एक परिधि में बांध दिया जाता है। देखिए, यूनेस्को द्वारा एक स्थापित डेलोर कमीशन ने 1966 में अपनी रिपोर्ट शिक्षा के ऊपर सौंपी, और इन्होंने क्या कहा कि इसका उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा आदि मूल्य विकसित करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या सुझाव दिया कि छात्रों में, शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि मूल्य विकसित करना, शिक्षार्थियों में विकसित करना होता है। ठीक है, देखिए, शिक्षण जो है वह औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। क्या होती है? शिक्षण औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षण जो है वह मुख्यतः परिवार तथा समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में दी जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है? वह अनौपचारिक शिक्षण ले रहा होता है। उसे माँ कहना, पिता कहना, या जो उनकी तोतली भाषा में उनको जो सिखाया जाता है वो क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षण होता है, और वह प्रारंभिक वर्षों में दी जाती है। औपचारिक शिक्षण यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका अहम होती है। ठीक है, शिक्षक की भूमिका अहम होती है, और इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। देखिए, शिक्षण की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों, शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया। शिक्षण द्वारा शिक्षक क्या करते हैं? तो छात्रों में अपने अनुभव के आधार पर उनमें अस्थायी परिवर्तन के प्रयास करते हैं। ठीक है, शिक्षण ज्ञान, अनुभव
और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। और इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। देखिए शिक्षण जो है यह एक योजनाबद्ध गतिविधि है। शिक्षण क्या है, एक योजनाबद्ध गतिविधि है और इसकी प्रभावशीलता जो है इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु का ग्रहण करता है। शिक्षण की सफलता इसी बात में नियोजित होती है कि उससे शिक्षार्थी कितना सरल तरीके से और कितना शुद्ध तरीके से सीखता है। ठीक है, यह शिक्षण की और शिक्षक की दोनों की सार्थकता इसी में है कि शिक्षार्थी विषय से सुगमता से, सरलता से विषय से जो है कि परिचित हो सके। ठीक है, अब देखिए शिक्षण जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, तो शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सके। यहाँ पर हम लोग शिक्षण की परिभाषा को देख रहे थे। अब हम देखते हैं दोस्तों शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। देखिए इन अवधारणाओं को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए शिक्षण के 3 आधार माने जाते हैं, क्यों, कैसे और क्या। ठीक है, क्यों, कैसे और क्या। तो दोस्तों क्यों का जो जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है हमें, वह दर्शन शास्त्र मिलता है। कैसे का मनोविज्ञान से और क्या का उत्तर जो है वह समाज शास्त्र द्वारा दिया जा सकता है। इसीलिए हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र है। दूसरी जो इनकी अवधारणा है वह आदर्शवाद की अवधारणा है। दोस्तों आदर्शवाद क्या होता है, यह भारत में जो है कि अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है और अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। आदर्शवाद क्या है, तो नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। ठीक है, आपने आदर्शवाद को अच्छे से जान लिया होगा। अब हम देखते हैं प्रकृतिवाद। दोस्तों प्रकृतिवाद क्या होता है, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है। ठीक है, प्रकृतिवाद में क्या माना जाता है, तो प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम कि यदि कोई बच्चा वृक्ष पर चढ़ रहा है, ठीक है, यदि कोई बच्चा वृक्ष पर चढ़ रहा है तो उसे चढ़ने दीजिए, उसे रोकिए मत। जब वह वृक्ष से गिरेगा तो उसे अपनी भूल का एहसास होगा और वह स्वयं से अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करेगा। यह क्या है, यह प्रकृतिवाद है। इसमें देखिए क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव, इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया कि स्वयं करके जो सीखा जाता है उसे ही प्रकृतिवाद के अंतर्गत माना जाता है। और यह किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ह्यूरिस्टिक डाल्टन। यह याद रखिएगा कि प्रकृतिवाद किसके द्वारा दिया गया है, तो ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा। फिर हम देखते हैं दोस्तों प्रयोजनवाद जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसको प्रयोगवाद भी कहा गया है। देखिए प्रयोजनवाद जो है वह अमेरिका की देन मानी जाती है। ठीक है, प्रयोजनवाद अमेरिका की देन मानी जाती है और इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। पूर्व निश्चित जो आदर्श है या सत्य है उनका कोई स्थान नहीं होता है और यह केवल जो है अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है और इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। ठीक है, इसमें अनुभव ही सब चीज माना जाता है प्रयोजनवाद। और इसे दिया किसने था, तो ह्यूरिस्टिक डाल्टन ने, जॉन डेवी ने, सॉरी, प्रयोजनवाद को किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के जो मुख्य प्रतिपादक है दोस्तों वह किर्केगार्ड है। अस्तित्ववाद के प्रतिपादक कौन है, किर्केगार्ड है, जिनका यह मानना था कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है। अस्तित्ववाद में क्या है कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। यदि मैं सोचता हूं तो मेरा अस्तित्व है और इसीलिए मैं सोचता हूं क्योंकि मेरा अस्तित्व है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है
और अस्तित्ववाद का मूल मंत्र ही है अपने आप को जानो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर 2-3 चीजें देखी। सबसे पहले कौन सा था? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद को किसने दिया था? तो ह्यूरिस्टिक डाल्टन ने दिया था। प्रयोजनवाद को किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। और अस्तित्ववाद को किसने दिया था? किर्कगार्ड ने दिया था। देखिए छठे नंबर पे जो आता है वह योग आता है। और दोस्तों परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। और पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। और योग की सहायता से दोस्तों अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग शिक्षण एवं अवधारणाओं को देखें। आगे की वीडियो में हम लोग इनके उद्देश्य और इनके स्तर, विभिन्न स्तरों को देखेंगे, शिक्षण के विभिन्न स्तरों को। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को देखेंगे। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव अवश्य दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही हमारी सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।